नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का एक ऐसा पार्ट है जो कुछ जियोग्राफिकल रीजंस के कारण पूरे भारत से इतने अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, पर यहाँ का स्टेट आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है। लेकिन कुछ साल पहले आसाम के अंदर ही इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आसाम की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के यातायात के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन रही थी, जहाँ इस नदी को पार करने के लिए ज्यादा ब्रिजेस भी नहीं थे। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ 3 नए ब्रिजेस बनाए गए हैं और यहाँ के लोगों के लिए काफी पॉजिटिव चेंजेस ये ब्रिजेस ले आए हैं। और इसी को देखकर आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाएगी। और इसमें गौर देने वाली बात ये है कि ये अनाउंसमेंट में कोई ब्रिज नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड टनल के बारे में बात हुई है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी। आज हम इसी टनल के बारे में जानेंगे कि इसकी एग्जैक्ट नीड क्या थी और ब्रिज इसके बदले में क्यों नहीं बनाया जा रहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से ऑलमोस्ट 60% लोग जो है मेरी वीडियोस देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफी मदद मिलती है, काफी सपोर्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पढ़ते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी नदी है। बड़ी से मेरा मतलब ये है कि ना सिर्फ लेंथ में लेकिन विड्थ में भी। तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश तक गुजरती है ये नदी, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व में ईस्टर्न हिमालय के बीच में स्थित, दक्षिण में काशी, गारो और जैंतिया पहाड़ों के बीच में बहती है। ये नदी भारत के आसाम राज्य का बहुत बड़ा अस्तित्व रखती है, क्योंकि ये नदी आसाम के नॉर्थ से लेकर साउथ सारे रीजन से गुजरती है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आसाम के सारे रीजन को कनेक्ट करती है। आसाम के जो मेजर सिटीज है वो भी इस नदी के किनारे में ही बसे हुए हैं। लेकिन कभी भी किसी आसाम के अंदर स्थित नागरिक को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अगर निकलना होता है तो उनको ये नदी पार करके ही निकलना पड़ता है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में ही बल्कि बाकी कई स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर जैसे स्टेट्स के लोगों को भी इस नदी को पार करके गुजरना पड़ता है। इतने महत्वपूर्ण ट्रैवलिंग रूट होने के बावजूद नदी में कुछ ज्यादा ब्रिज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था। कोयला भोमोरा ब्रिज, सारिया घाट ब्रिज, नारायण ब्रिज, सिर्फ ये 3 ब्रिजेस एक टाइम पे यहाँ हुआ करते थे पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और ये काफी पुराने भी थे जिनकी हालत खस्ता होती जा रही थी। कुछ सालों पहले 3 नए ब्रिजेस बनाए गए, जहाँ 2017 में धोला सादिया ब्रिज और न्यू सरायघाट ब्रिज बन गया। फिर साल 2018 में बोगीबिल ब्रिज ओपन किया गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली स्थापित हुआ, क्योंकि बोगीबिल ब्रिज एक रोड कम रेलवे ब्रिज था। इस पर 3 लेन की सड़क के साथ साथ डबल लाइन ब्रॉड गेज रेलवेज भी चल सकती थी, और आज ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने वाला सबसे बेस्ट रूट है। आसाम के लिए ये गेटवे बन गया है, और अब इस नदी को पार करना और भी आसान होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम होने वाला है। वो क्यों समझते हैं। इसी साल जून 24 को, यानी कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। ये जो ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ एक रेल कम रोड टनल होगा, यानी रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्टेशन दोनों यहाँ से गुजर सकेगी। होगा ये आसाम के अंदर नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में, और इसके लिए कीमत जो लगेगी वो होगी 6000 करोड़ रुपीज, और अगले महीने इस प्रोजेक्ट के टेंडर्स ओपन हो जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। इस अंडर वाटर टनल की योजना में 3 पैरेलल टनल्स बनाने का प्लान है, एक रोड ट्रैफिक के लिए, एक रेल ट्रैफिक के लिए और एक इमरजेंसी के दौरान यूज करने के लिए। ये अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी के एग्जिस्टिंग कालिया भोमारा ब्रिज के अपस्ट्रीम में शुरू होगा, और ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित जाराका बांदा रेलवे स्टेशन को उत्तरी किनारे पर स्थित धलियाबिल स्टेशन से जोड़ेगा। ये अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट पूरे देश के और नॉर्थ ईस्ट के स्ट्रैटेजिक तौर पे भी फायदेमंद होगा, क्योंकि ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा को भी कम करेगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पहली बार ब्रिज की जगह अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है, जो कि कई सारे फैक्टर्स पर नजर रखते हुए बनाया जा रहा है। फिर भी उन सब में से 7 ऐसे मेजर फैक्टर्स है जिनके कारण अंडरग्राउंड टनल बनाने का फैसला किया गया है, ना कि ब्रिज। पहला रीजन है एनहांस ट्रांसपोर्टेशन। टनल एक सीधी और प्रभावी परिवहन रूट को प्रोवाइड करता है, जिससे ब्रह्मपुत्र में बनी हुई बाकी ब्रिजेस के ऊपर का ट्रैफिक कम हो जाएगा और यात्रा का समय ओवरऑल कम होगा, और जो इनलैंड फेरीज है उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरी है अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी। टनल जो है उसके ऊपर मौसम का प्रभाव ज्यादा नहीं होता, ऊपर चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, कोई भी इशू हो, रेलवेज और रोडवेज दोनों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी टनल के अंदर किसी मौसम के लिए। तीसरा है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। अंडरग्राउंड टनल बनने की वजह से नदी के ऊपर जो जल प्रवाह है उसको हम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते, किनारे के प्रवाह को भी अफेक्ट नहीं करते। ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे पिलर्स लगते हैं, दोनों साइड में अप्रोचेस बनाने पड़ते हैं। टनल्स के अंदर ये चीजें एक लिमिट तक ही होती है, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंट को बिल्कुल भी
कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता। चौथा है लॉन्जिविटी और ड्यूरेबिलिटी। टनल्स जनरली ब्रिजेस से ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, इनको मेंटेनेंस की भी जरूरत ज्यादातर केसेस में कम होती है और इसके लिए इनका जो ओवरऑल लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है ब्रिजेस से। पांचवा रीजन है अर्बन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाजू में आसाम के मेजर सिटीज बसे हुए हैं और अंडरग्राउंड टनल के निर्माण के कारण ऐसे ही आसपास के क्षेत्रों को और विकास मिलेगा और ये वैसे किसी ब्रिज से भी हो जाता, लेकिन टनल भी ये काम करेगा। सिक्स्थ है एस्थेटिक एंड विजुअल अपील। अब थोड़ा ये एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ में ही आता है, क्योंकि ब्रिज बनने की वजह से कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र का जो एक बहुत ब्रॉड साइज है उसको हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, देखने में भी चीज अच्छी नहीं लगती है और सीनरी एनवायरमेंटली एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए ब्रिज जरूरी है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है इंक्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये टनल हमारे देश के डिफेंस इकोसिस्टम को भी काफी फायदेमंद होगा। ये टनल जमुई हाट सील घाट नेटवर्क के साथ इस स्ट्रैटेजिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा बनेगा, जो कि नॉर्थ आसाम, तवांग, अरुणाचल प्रदेश और बाकी हिस्सों को इंटीग्रेट करेगा। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर बॉर्डर टेंशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। ब्रिजेस अगर इन टर्म्स ऑफ एस्केलेशन बात करें, अगर आगे जाके कोई गड़बड़ होती है तो ब्रिजेस एक काफी इजी टारगेट होता है। आप वहां पे 2-3 बॉम्ब गिरा दो, ब्रिजेस जो है वो नाकाम हो जाएंगे। लेकिन टनल्स के ऊपर अगर नदी में बॉम्ब गिराया भी जाए तो टनल्स इतनी आसानी से नहीं टूटती। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को समझते हो तो उस समय आपको पता होगा कि कई बड़े शहरों के अंदर लोगों ने जहाँ पर शरण ली थी वो बड़े बड़े अंडरग्राउंड सबवे या मेट्रो के टनल्स थे, क्योंकि वहां पर बॉम्बिंग का असर नहीं होता और जो बंकर्स भी होते हैं आर्मी के वो भी अंडरग्राउंड होते हैं। तो सिमिलरली एक टनल जो होती है वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। आसाम यहाँ पे एक ब्रिज बना सकता था 2-2.5 हजार करोड़ रुपए में भी, लेकिन कई गुना पैसे ज्यादा अगर ब्रिज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कोई भी, चाहे वो वॉर सिचुएशन हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, कोई भी दूसरी चीजें हो, इनसे में भी ब्रिज को नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन टनल को ऐसे कर पाना बहुत मुश्किल है। अब ये अंडरग्राउंड टनल सक्सेसफुल बनता है, इससे नॉर्थ ईस्ट में कई दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत होगी और उनके इंप्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी। जैसे कि साल 2018 में जब बोगीबिल ब्रिज ओपन किया गया तब इसका फाउंडेशन स्टोन एक्चुअल में साल 1997 में ले किया गया था। कंस्ट्रक्शन साल 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन 18 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। लेकिन बनने के बाद में आसपास के क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से नजर आया। आसाम के सीएम का ये कहना है कि लैंड सिलेक्शन के लिए DIPR टाइम पर प्लान होता है और इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी टाइम पर ही होगी। कंस्ट्रक्शन उनके कार्यकाल में ही शुरू हो जाएगा, यानी उनकी जो है नेक्स्ट इलेक्शन आने के पहले शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और बचे हुए 2-3 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो तेजी से एस्केलेट किया जाएगा। उम्मीद ये है कि इस प्रोजेक्ट को कोई भी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पर देश के डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।